स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में स्क्रीनिंग स्पेशल सीरीज़ की आज ये हमारी 9वीं वीडियो है जिसमें हम करेंगे 401 से लेकर 450 तक के क्वेश्चंस। करते हैं स्टार्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स इज। क्या होता है ये देखिए, 2 और 2 से ज़्यादा विकल्प हमारे सामने हैं और यहाँ पे सिलेक्शन किया जाए तो वो हो जाता है डिसीजन मेकिंग। कितने ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज़ पेपर में देखने को मिलेंगे। 402 क्वेश्चन है। एंटरिंग फॉरेन मार्केट्स बाय ज्वाइनिंग विद फॉरेन कंपनीज। देखिए एंटर किया जा रहा है फॉरेन मार्केट में और किसको ज्वाइन करके, फॉरेन कंपनी को ज्वाइन करके। टू प्रोड्यूस और मार्केट ए प्रोडक्ट और सर्विस, किसी अपनी वस्तु और सेवाओं के लिए फॉरेन मार्केट में जाना और फॉरेन कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाना, वो क्या कहलाता है? ज्वाइंट वेंचरिंग। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती के प्रत्यक्ष जो स्रोत हैं वो कौन से होते हैं? देखिए कैंपस की रिक्रूटमेंट, ये भी डायरेक्ट मेथड है। एम्प्लॉय रेफरल्स, ये भी हमारा डायरेक्ट मेथड है। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये भी डायरेक्ट मेथड है रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट फिर से लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करनी है। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी अब्राहम मास्लो सर ने दी थी। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई डगलस मैकग्रेगर ने। 2 फैक्टर थ्योरी ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर ब्रूम ने। और थ्योरी ऑफ नीड है मैकडीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को माइनस किया जाए तो ये क्या आ जाएगा? ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेशनल और डोमेस्टिक का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से शुद्ध साधन आय। और अगर ये डिफरेंस हो अपना ग्रोस का और नेट का, ठीक है, अगर यहाँ तक ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से नेट नेशनल प्रोडक्ट को लेस कर दिया जाए तो हो जाता है डेप्रिशिएशन। तो ये जो 2 डिफरेंस है वो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। ग्रोस और नेट का डिफरेंस डेप्रिशिएशन हो जाएगा और नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को विजिट करें गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई गई है हर पेपर की। एस्टेट के अभी तक 8 पेपर हुए हैं, 8 पेपर वहाँ करवाए गए हैं। इसके अलावा DSSB का पेपर, नेट के पेपर, ठीक है, और एक KVS का पेपर भी कंबाइन वीडियो में करवाया था। तो वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आप थोड़ा फ़ायदा ले सकते हैं अपने पेपर के लिए। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ए प्रोमिस इज। प्रोमिस क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक तो क्वेश्चन ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता कौन सा है? 1872। और प्रोमिस क्या होता है? एन एक्सेप्टेड ऑफर, एक स्वीकार किया गया ऑफर प्रोमिस हो जाएगा वो। क्या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिले, क्योंकि पेपर में भी इतने दिन नहीं रह गए हैं, चाहे KVS की स्क्रीनिंग है या फिर वो HPSC की। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज रिलेटेड टू, अधिकारातीत का सिद्धांत किससे रिलेट करता है? कंपनीज एक्ट 2013 से ये रिलेट करता है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस ऐसे तो बहुत सारे हैं और शायद 2016 के पेपर में ये सारे किए भी थे। अभी यहाँ सिर्फ जो क्वेश्चन में आए थे वो लिख लिए हैं। इशूइंग करेंसी, करेंसी को इशू करना। बैंकर्स का बैंक, बैंकों का बैंक भी है सेंट्रल बैंक। और क्रेडिट को कंट्रोल करना, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन था उसमें था कि सेंट्रल बैंक का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो क्रेडिट की फॉर्मेशन करना सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है, क्रेडिट को कंट्रोल करना ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है कि रियर इवेंट के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाएगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रियर इवेंट्स। रियर इवेंट्स जो दुर्लभ घटनाएं हैं उनके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एक दिन में होने वाले रोड एक्सीडेंट की संख्या जब इस तरह से निकालना हो तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। या फिर पानी में कीटाणुओं की संख्या कितनी है, ये रेयर होते हैं ना, बहुत कम होते हैं जिनकी गिनती। नेक्स्ट है यूजिंग टेक्निकल जार्गन, यानी कि तकनीकी शब्दावली इन कम्युनिकेशन इज कैटेगराइज्ड एज। जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? ये सिमेंटिक बैरियर्स, अर्थ संबंधी बातों में, क्योंकि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो उनके मीनिंग निकालते हैं टाइम, ठीक है ना, गलत मीनिंग निकाले जा सकते हैं तो वो सिमेंटिक बैरियर्स में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है डैश डील्स विद द प्रोविजन फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय वर्कर। यानी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स, यानी कि जो भी कर्मचारी हैं, जो भी वर्कर्स लोग हैं, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, सुरक्षा से और उनके कल्याण से संबंधित कौन सा एक्ट है? ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म मार्केट मायोपिया इज गिवन बाय। मार्केट मायोपिया जो है वो किसने दिया है? थियोडर लेविट ने दिया है, थियोडर लेविट ने। देखिए अभी आगे जो क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ कुछ पार्ट सिलेबस से, कुछ पार्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। अभी DSSB के पेपर
और KVS के पेपर, NVS के पेपर, वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और आप देखिए कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चंस कर करके ही सारी तैयारी हो जाएगी कॉमर्स की। तो डैश कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। देखिए ग्राफिकल मेथड के थ्रू कौन सा क्या नहीं निकाला जाता, मीन नहीं निकाला जाता। मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। फिर निकाला क्या जाता है, मीडियन, मोड और क्वार्टाइल्स। ये एवरेज वो हैं जो ग्राफिकल मेथड की सहायता से निकाले जाते हैं। तो क्वेश्चन था कि क्या नहीं निकाला जाता, उसमें मीन था कि मीन एवरेज जो है वो ग्राफिकल मेथड की सहायता से नहीं निकाला जाता। तो जो निकाला जाता है उसको भी लिख लेंगे, मीडियन, मोड और क्वार्टाइल को। नेक्स्ट है हार्थन स्टडीज आर रिलेटेड टू। हार्थन प्रयोग जो है वो किसने किए थे, एक तरह से ये एल्टन मेयो ने किए थे एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ मिलकर किए थे। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको उनकी जो एक्टिविटी है उसको देखे गए थे और ये स्टडीज जो है वो की गई थी वहाँ पे कि कैसे उनको आराम मिलना चाहिए, कैसे उनका एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये एल्टन मेयो एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है बार्स। बार्स की फुल फॉर्म क्या होती है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। और इसे और क्या कहते हैं, बार्स आर ऑल्सो नोन एज बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन स्केल्स या एक्सपेक्टेशन स्केल। नेक्स्ट है 418 है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ। ये किसके एलिमेंट हो जाएंगे, दोनों जॉब एनालिसिस के। जॉब एनालिसिस के ये दो हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट है इन द ईयर 2005 जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ OPC। OPC मतलब कि 1% कंपनी। 1% कंपनी का निर्माण किसने किया, जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी ने किया। ये रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने कि OPC का फॉर्मेशन किया जाए, और कौन से ईयर में, 2005 में। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है ना कि जैसे जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी ने जो OPC का फॉर्मेशन दिया उसकी रिकमेंडेशन कौन से ईयर में दी, 2005 में दी। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन था कि 2005 में किसने OPC के फॉर्मेशन की रिकमेंडेशंस दी, जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी ने दी। नेक्स्ट है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेम सप्लाई कर्व। देखिए सप्लाई कर्व जो सेम है, बस वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या दिखाता है, ऊपर की तरफ जाता हुआ सप्लाई कर्व क्या इंडिकेट करता है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो पार्षद सीमा नियम है, एक तो है कि भी इसमें क्या कौन कौन से क्लाउज आते हैं, कौन कौन से वाक्य आते हैं, या फिर और इसको क्या कहा जाता है। चार्टर ऑफ द कंपनी किसे बोला जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का दूसरा नाम क्या है, चार्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, चार्टर ऑफ द कंपनी किसे कहा जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। तो इसमें जो वाक्य होते हैं वो कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। 6 होते हैं तो कौन से होते हैं, नेम क्लाउज आ गया सबसे पहले, सेकंड है सिचुएशन क्लाउज, नाम वाक्य, स्थान वाक्य, ऑब्जेक्ट क्लाउज आ गया हमारा उद्देश्य वाक्य, लाइबिलिटी क्लाउज ये दायित्व वाक्य, कैपिटल क्लाउज पूंजी वाक्य, और सब्सक्रिप्शन क्लाउज है लास्ट में, ये विधान वाक्य। एनहेंसिंग जॉब्स बाय गिविंग एम्प्लॉयज मोर अपॉर्चुनिटी टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क इज कॉल्ड। देखिए क्या किया जा रहा है, एनहेंसिंग जॉब, नौकरियों में वृद्धि की जा रही है। कैसे, गिविंग एम्प्लॉयज मोर अपॉर्चुनिटी, अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देके कि वो अपने काम को प्लान करे, कंट्रोल करे, इसकी अपॉर्चुनिटी अपने एम्प्लॉयज़ को देना, और ऐसा करते हुए अपने नौकरियों में वृद्धि कर रही है। क्या कहलाता है, जॉब एनरिचमेंट, कार्य समृद्धि कहलाता है। ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ, लाइक तो होते ही नहीं है, पसंद नहीं आती है। अगर कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। द सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडिया इज। सिस्टमेटिक सर्च करना प्रोडक्ट आइडिया का, ये क्या कहलाता है, आइडिया जनरेशन, विचार सृजन। किसका सर्च किया जा रहा है, आइडियाज़ का, तो ये आइडिया जनरेशन आ गया। अगर प्रोडक्ट के बारे में होएगा तो प्रोडक्ट जनरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है करेंसी दैट प्लेज सेंट्रल रोल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक ऐसी करेंसी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मुख्य रोल अदा करती है वो व्हीकल करेंसी, उसे क्या बोलते हैं, व्हीकल करेंसी। और फॉर एग्जांपल डॉलर हमारी व्हीकल करेंसी का रोल प्ले करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्या हमारा RBI। नेक्स्ट है ए बिजनेस बाइंग सिचुएशन इन विच द बायर वांट्स टू मॉडिफाई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइसेस, टर्म्स और सप्लायर्स। देखिए जो बायर है, जो खरीदने वाला है, वो जो खरीदा गया प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ सुधार करना चाहता है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड रीबाय, संशोधित पुनः विक्रय। नेक्स्ट है एडजस्टिंग प्राइस। देखिए HPSC पेपर ले रहा है तो बिल्कुल ही आसान वाले क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, +1 +2 से थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन तो मिलेंगे।
एडजस्टिंग प्राइस, तो जैसे 100 क्वेश्चन है, 100 में से लगा लो कि 50 तो फिर भी हो जाएंगे, नॉर्मल से क्वेश्चन है, उसके बाद तो थोड़े से दिमाग घुमाना पड़ेगा। एडजस्टिंग प्राइस इज कंटिन्यूली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर एंड सिचुएशन इज, देखिए अपनी कीमतों में उतार चढ़ाव करना और कस्टमर के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये क्या हो जाएगा डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग गतिशील मूल्य निर्धारण। नेक्स्ट द स्टेप्स इन द सेलिंग प्रोसेस इन विच द सेल्स पर्सन आइडेंटिफाइंग क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि जो संभावित ग्राहक होते हैं, ठीक है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो संभावित ग्राहक है, उनके बारे में उनको आइडेंटिफाई करना। सेल्स पर्सन जब उनको आइडेंटिफाई करे तो सेलिंग प्रोसेस का ये कौन सा स्टेप है, ये प्रोस्पेक्टिंग हमारा स्टेप हो जाएगा, पूर्वेक्षण प्रोस्पेक्टिंग। पहले से अनुमान लगा रहा है कि ये वाले पोटेंशियल हो सकते हैं, यानी कि जिस कस्टमर से वो बात कर रहा है, जिसका उन्हें पॉजिटिव लगता है उनका एटीट्यूड, तो वो प्रोस्पेक्टिंग पूर्वेक्षण, यानी कि वो संभावित ग्राहक बन सकते हैं। नेक्स्ट है द फर्म दैट सर्व्स स्मॉल सेगमेंट्स दैट द अदर फर्म्स इन एन इंडस्ट्री ओवरलुक और इग्नोर, यानी कि फर्म जो है ना वो उस स्मॉल सेगमेंट पे काम कर रही है जिसको उस इंडस्ट्री की दूसरी फर्मों ने इग्नोर कर दिया, तो ये क्या होता है मार्केट निशर। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ यूजेस ऑफ फंड, यूजेस ऑफ फंड के कौन कौन से एग्जांपल है, ऑपरेटिंग लॉसेस इसका एग्जांपल है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स ये भी यूजेस ऑफ फंड है, और नॉन ट्रेड पेमेंट्स भी यूजेस ऑफ फंड है। यूजेस ऑफ फंड्स कौन से ऑपरेटिंग लॉसेस आ जाएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स हो जाएगा, नॉन ट्रेड पेमेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी, ठीक है, मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी हो सकती है, फुल इशू प्राइस ऑफ द शेयर, ये ध्यान रखना है कि किसका फुल, इशू प्राइस का फुल। और मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, वो फुल इशू प्राइस आ जाएगा और ये नॉमिनल वैल्यू का 5% तो मिनिमम होता है और फुल इशू प्राइस हमारा मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी हो सकती है, फुल इशू प्राइस ऑफ द शेयर, यानी कि जैसे 100 रुपये का है तो 100 रुपये का ही हो जाएगा। और मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी हो सकती है, जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू है उसका 5%। नेक्स्ट है द एसोसिएशन क्लाउज ऑफ ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू बी साइंड बाय, एसोसिएशन क्लाउज यानी कि जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कितने लोगों के द्वारा साइन किया जाना चाहिए। एक तरह से पूछा गया पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने बंदे होने चाहिए, 7 पर्सन आंसर है इसका। नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल, एक बिल जो है वो रिटायर किया जा रहा है, द एक्सेप्टर डेबिट, एक्सेप्टर किससे डेबिट किया जाएगा, बीपी अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। इसको एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल द एक्सेप्टर डेबिट बीपी अकाउंट, ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे, यहाँ पे बीपी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। होता क्या है रिटायरमेंट ए बिल, रिटायरमेंट ए बिल मीन्स मेकिंग पेमेंट बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि बिल की जो मैच्योरिटी डेट है वो नहीं आई है लेकिन उससे पहले ही बिल को रिटायर किया जा रहा है। व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ ए बिल इज प्रीपेड टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है, जैसे 3 महीने का लिखा गया है लेकिन 1 महीने के बाद ही जिसको पेमेंट करनी वो कह रहा है कि मैं तो पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर क्या होगा, ही मे आस्क द होल्डर टू एक्सेप्ट द पेमेंट, तो होल्डर से पूछेगा कि क्या आप पेमेंट ले लेंगे, तो प्रोवाइडेड ही रिसीव्स सम रिबेट और डिस्काउंट फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड, तो जैसे अगर 3 महीने का मैच्योरिटी डेट थी, अगर 1 महीने बाद ही वो पेमेंट करने के लिए तैयार है तो जो 2 महीने रिमेनिंग है उसके लिए उसे कुछ रिबेट मिलेगी, तो सच ए रिबेट और डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस टू द पार्टी रिसीविंग द पेमेंट, तो जो पेमेंट रिसीव करेगा उसके लिए क्या एक्सपेंस है, एक तरह से लॉस है कि वो एडवांस में ले रहा है तो उसे कुछ छूट दे रहा है, एंड द गेन टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट, और जो पार्टी पेमेंट करी उसके लिए क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो ये क्रेडिटर बुक में क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर बुक कौन है, ये क्रेडिटर बुक जिसने बिल लिखा, ठीक है, ड्राई और ये जो पे होता है ड्रायर, जिसने बिल लिखा वो है क्रेडिटर बुक, और इसके लिए एंट्री क्या होगी, देखिए उसे कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और उसकी तरफ से छूट दी जा रही है तो ये नुकसान हो गया, नॉमिनल अकाउंट का रूल रिबेट पे लग जाएगा, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, बीआर था उसके लिए एसेट था, एसेट का बैलेंस है डेबिट, डेबिट को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, और अपोजिट एंट्री हो जाएगी डेटर बुक में बीपी अकाउंट डेबिट। अब हमारा क्वेश्चन भी तो यही पूछा गया था ना कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल द एक्सेप्टर डेबिट, एक्सेप्टर कौन था, ये डेटर, एक्सेप्टर ये है क्या, एक्सेप्टर की बुक में क्या डेबिट किया जाएगा, बीपी अकाउंट डेबिट किया जाएगा, क्योंकि इसने पहले बीपी को क्रेडिट कर रखा था, इट मीन्स की लाइबिलिटी थी, और लाइबिलिटी को जब पे करेंगे तो डेबिट करके टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट, इसकी तरफ से कैश जा रहा है और इसे रिबेट मिल रही है, तो ये क्रेडिट व्हाट गोज आउट
ये हमारा रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा। और रिबेट अकाउंट के ऊपर नॉमिनल का क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो डेटर की बुक में एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट, और क्रेडिटर में क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। तो क्वेश्चन अगली बार इसका भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द FS&D क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। F स्टैंड्स फॉर, F जो है वो ये F फास्ट स्लो नॉन मूविंग। ये क्या हमारा स्टॉक इन्वेंट्री का जो स्टॉक वैल्यूएशन के जो हमारे मेथड्स हैं वहाँ पे FS एंड एनालिसिस एक मेथड है, तो वहाँ पे F के लिए पूछी गई फुल फॉर्म फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग की क्वांटिटेटिव टेक्निक कौन सी है। क्वांटिटेटिव ये होता है डिसीजन मेकिंग, सॉरी डिसीजन ट्री। यह पूरा एक ट्री बना के जितने भी अल्टरनेटिव हैं उसके बारे में देखा जाता है और फिर वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। तो डिसीजन मेकिंग की जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है वो है डिसीजन ट्री, और जो क्वालिटेटिव टेक्निक है, ये क्वेश्चन क्या था कि इसमें से क्वांटिटेटिव टेक्निक कौन सी है, ये 4 थी, तो ये क्वांटिटेटिव है डिसीजन ट्री, और क्वालिटेटिव टेक्निक कौन सी है ब्रेन स्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक और कंसेंसस मैपिंग सहमति मानचित्रण। ये क्वालिटेटिव टेक्निक्स है हमारी। नेक्स्ट है अजम्पशंस ऑफ मोनोपोली मार्केट। अजम्पशंस ऑफ मोनोपोली मार्केट क्या हो जाएगी, जो एक अधिकार बाजार है उसके अजम्पशंस है। फर्स्ट है देयर इज वन सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ ए होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं मोनोपोली मार्केट में, ये हमने पहले भी करा मैच मेकिंग में, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है बेचने वाला। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट। देखिए जैसे एच पे इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, लेकिन दूसरे स्क्रीनिंग में KVS वाले स्क्रीनिंग में ये एक आधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक आधा क्वेश्चन ही डाला गया यहाँ पे इकोनॉमिक्स वगैरह का। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कोई दूसरा स्थानापन्न नहीं है। एंड देयर इज प्योर कंपटीशन इन द फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट में प्योर कंपटीशन है, ये भी हमारी मोनोपोली मार्केट की विशेषता है। सो दैट द प्राइस ऑफ ईच इनपुट ही बाइज इज गिवन टू हिम। नेक्स्ट है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय। देखिए सेंट्रल केंद्र की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वो उसका हेड कौन होता है, हेडेड बाय, किसके द्वारा वो उसको हेड किया जाता है, मिनिस्टर इंचार्ज, प्रभारी मंत्री है किसका, ऑफ द कंज्यूमर अफेयर का, उपभोक्ता मामलों का इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार है उसमें उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री को ये हेड बनाया जाता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितने तरह की होती है, 3 तरह की। प्राइवेट सेक्टर होता है, एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक जॉइंट स्टॉक होता है। अच्छा प्राइवेट सेक्टर है उसमें 2 तरह से, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड इसमें आ जाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामी आ गया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, पार्टनरशिप साझेदारी और जॉइंट वेंचर संयुक्त उद्यम आ जाएगा। और इनकॉर्पोरेटेड में जॉइंट स्टॉक कंपनी आ गई और कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, इनके जिसको समामेलन की जरूरत है जिसको समामेलन की जरूरत नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव एंटरप्राइज के आगे इन सभी के बारे में अच्छे से बताया गया है। पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, पब्लिक सेक्टर भी इसी तरह से 2, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आ गई हैं, और इनकॉर्पोरेटेड में पब्लिक कॉरपोरेशन गवर्नमेंट कंपनीज आ गई। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ही है तीनों, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी, पब्लिक कॉरपोरेशन भी और गवर्नमेंट कंपनी भी। लेकिन जो इनकॉर्पोरेटेड पार्ट है वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, और इनकॉर्पोरेटेड है पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, यानी कि जो हमारी कम्युनिटी होती है हिंदू परिवारों की वो 2 है, मिताक्षरा और दाई भाग। तो मिताक्षरा जो है वो कहाँ पर होती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे असम बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट में कौन सा समुदाय जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, वो होता है दाई भाग। असम बंगाल और सम पार्ट ऑफ उड़ीसा में दाई भाग, और इन तीनों को छोड़ के ओवरऑल कंट्री में मिताक्षरा। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है कि लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो हेड है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अदर मेंबर्स की क्या होती है, लिमिटेड। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ पार्टनर्स। ये टाइप ऑफ पार्टनर का टॉपिक छेड़ तो दिया, लेकिन सारे के सारे इस वीडियो में आएंगे नहीं, तो नेक्स्ट में दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। टाइप ऑफ पार्टनर से 2 तरह के पार्टनर होते हैं, पूर्ण विकसित और अपूर्ण विकसित। फुल फ्लैज्ड और नॉट फुल फ्लैज्ड पार्टनर होते हैं। फुल फ्लैज्ड में कौन से होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक्टिव होते हैं, ये इन तीनों की लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर।
एक्टिव कौन से हो गए? हु टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, जो फर्म के प्रशासन में पूरा पूरा पार्ट लेते हैं, एक्टिव ही है तो इन्वेस्ट मनी इन द फर्म एंड हैव शेयर इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये जो इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता दी जाएंगी, पूछ लिया जाएगा कि बताओ कौन सा वो पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है। स्लीपिंग और डोरमेंट का क्वेश्चन अभी हमने पीछे करा भी था अपने नोट्स में ही, ये कौन सा पार्टनर होता है? स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर है हु डू नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन, बस एक यही बात है जो उसके जैसी नहीं है, बाकी सारे उसी की तरह ही हैं। हु डू नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म बट इन्वेस्ट मनी, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन, ये स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर हो जाएगा। ये थे आज के 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से 447 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पार्टनर का जो टॉपिक है वो वहाँ से स्टार्ट होता है और सभी तरह के पार्टनर के बारे में आगे बात की गई है। आगे जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं। वीडियोस को देखते रहे, हो सकता है अगले 2 दिन मेरी वीडियो ना आए, तो इस टाइम में क्या है, प्रीवियस वीडियो को आप देखिए, प्रीवियस वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी स्क्रीनिंग पेपर की तैयारी करने में। इसके अलावा ये जो हमारी 9 वीडियो, इस वीडियो के साथ समेत जो है वो 9 वीडियोस हो जाएंगी, ये तो स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए ही लिखी गई हैं। तो इन वीडियोस को देखिए आप, वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बिना ना जाए चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।